जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं समानुभूति की, यानी इम्पैथी की। कहीं कहीं पर आपको परानुभूति के नाम से भी ये जाना जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आखिरकार अर्थ क्या होता है। तो जो पहला एरो मैंने इसमें बनाया हुआ है कि अपने ही समान अनुभूति होना, और दूसरा एरो जो मैंने बनाया हुआ इसमें देखें आप, तो स्व व पर का अंतर इसमें मिटता है, यानी स्वयं का और दूसरे के बीच में जो अंतर है वो इसमें समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या यह। तो यह एक एबिलिटी है, क्षमता है या योग्यता आप कह सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि गहन सामवेगिक समझ होती है। ठीक है, तो समझ को आप अंडरलाइन इसमें कर लें, क्योंकि समझ का ही इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें होता क्या है कि जो पहला व्यक्ति है वह दूसरे व्यक्ति की स्थिति को और उसकी भावनाओं को स्वयं से जोड़ने का प्रयास करता है। और होता क्या है इसमें कि जो उसकी गहनता होती है और उसकी भावनाएं जो होती हैं उसके समझने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसके साथ साथ जो मन स्थिति होती है उस व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की, उसको सटीक रूप से समझने का इसमें प्रयास किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ देखें आप कि संज्ञानात्मक तत्व और भावनात्मक तत्व, यदि ये दोनों तत्व विद्यमान होते हैं किसी में, तो वो समानुभूति के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, समानुभूति इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप देख लें नीचे, इसे परानुभूति भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी यदि इसमें बात करें कि आखिरकार इसकी परिभाषा यदि आपको लिखने के लिए आ जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो समानुभूति क्या है, एक प्रकार की योग्यता है जिसमें क्या किया जाता है, दूसरे व्यक्ति की स्थितियों व भावनाओं को स्वयं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये ध्यान रखें, एक पहला लाइन लिख सकते हैं। दूसरे में क्या लिख सकते हैं कि संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक तत्वों का सम्मिश्रण होता है, दूसरा लाइन आपका हो जाएगा। और इसमें होता क्या है कि दूसरे व्यक्ति को अपने ही समान अनुभूति की जाती है, अपने ही समान समझने का प्रयास किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि खुद का और दूसरों के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, इसमें समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 लाइन में आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इसकी विशेषताओं को यदि समझने का प्रयास करें तो इसकी विशेषताएं जो इसमें लिखी हैं कि दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं एवं ज़रूरतों को इसमें समझने पर बल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखें, पहला इसमें हो जाएगा समझने पर इसमें बल दिया जाता है, समझना आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, और इसमें दूसरा बिंदु क्या है कि दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो कोई बात हो सकती है, कोई विश्वास हो सकता है किसी के प्रति, कोई विचारधारा हो सकती है, कोई परंपरा है, तो उसके प्रति आप संवेदनशील रह सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। तीसरा लिखा है मैंने, सक्रिय श्रवण इसमें आवश्यक होता है। सक्रिय श्रवण, जैसे आप देख लें कोई जनता दरबार का कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि कोई लोक सेवक है, वो एक जनता दरबार में जाता है, वहाँ पर जो वहाँ लोग आते हैं उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझने का प्रयास करता है। क्योंकि आप देखें, यदि आप कोई आपके पास कोई फरियाद लेके आता है, कोई ऐसा कोई प्रश्न लेके आता है, तो उसमें आप तुरंत उसके ऊपर चिल्लाने नहीं लगते हैं। ठीक है, उसकी भावनाओं को समझते हुए उसकी बातों को समझते हैं, इसके बाद फिर कोई निर्णय लेते हैं। तो सक्रिय श्रवण इसमें आवश्यक होता है, आगे चलकर इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्षमता युक्त व्यक्तियों में सांवेगिक बुद्धि तथा दूसरे के प्रति जो है संवेदनशीलता का भाव इसमें होता है। जो क्षमता युक्त व्यक्ति होते हैं उनमें जो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, सांवेगिक बुद्धि, आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे वो होता है, और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव इसमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें देख लें जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो ST SC के जो लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके प्रति संवेदनशील इसमें रहने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो समानुभूति में ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके साथ साथ ये देख लें कि ये संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों तत्वों का इसमें मिश्रण होता है। तो ये इसमें विशेषताओं के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी समानुभूति। आगे देख लेते हैं हम इसमें कि आखिरकार समानुभूति का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, तो समानुभूति का विकास की यदि बात करें तो समानुभूति का विकास यदि बचपन में हम लोग देखें तो पालन पोषण से ही समानुभूति स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें भूमिका निर्वाह की आप बात कर सकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको स्कूल्स वगैरह में छोटे छोटे रोल प्ले दिए जाते हैं, उसके माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, घर में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसमें एज अ
ब्रदर किस प्रकार से आप रोल प्ले निभा सकते हैं, एज अ सिस्टर आप कैसे होंगे, ठीक है, एज अ फादर, एज अ मदर। इस तरीके से आप यदि पालन पोषण के समय से ही यदि आप में रोल प्ले जो होता है वो डेवलप किया जाएगा, तो उस तरीके से आप आसानी से ये सीख पाएंगे कि समानुभूति आखिरकार किस प्रकार आपके समाज में रहते हुए किस प्रकार से उसका विकास किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब आप छोटे होते हैं तो आप देखे होंगे कि छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं, काल्पनिक पात्र उसमें होते हैं, उनके आधार पर भी आप जो है सीख सकते हैं समानुभूति को, ठीक है। ये इसमें पहला बिंदु हो गया। दूसरा देख लेते हैं स्कूल कॉलेजों की इसमें क्या भूमिका होगी। तो इसमें विकास में स्कूल और कॉलेजों की क्या भूमिका हो सकती है। तो आजकल हो क्या गया है कि जो क्लासेस हैं वो सब ऑडियो विजुअल क्लासेस हो गई हैं। उसमें आप देखे होंगे कि बीच बीच में कोई ऐसी जो मूवीज़ हैं जो कि काफ़ी आपको प्रोत्साहित करती हैं, जिनमें समाज के वंचित वर्गों के विषय में बताया जाता है, या समाज से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं उसके विषय में कोई मूवी होती हैं वो दिखाई जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो जो वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो गरीब बच्चे होते हैं उनके साथ आपको रहने का कुछ समय इसमें दिया जाता है, तो ये ध्यान रखें। समूहों के साथ अंतःक्रिया तीसरा बिंदु आपका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप देखें जो आजकल जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उसमें आप देखें कि गाँव में जो देखें जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उसमें अमीर बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, किसी भी जाति विशेष के बच्चे हों वो सभी एक साथ पढ़ते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपस में जो अंतः जो क्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर समानुभूति का विकास हो जाता है, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं इनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहिए। जैसे आप देख लें कोई चिकित्सक हो गया, नर्स हो गया, इसके साथ जो समाज सेवी हो गए। समाज सेवी के अलावा आप देखें तो इसमें जो टीचर्स होते हैं, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके जो व्यवसाय इनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इसमें चौथा बिंदु हो जाएगा। इसके साथ साथ साहित्य, कला, उपन्यास आदि को इसमें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें समाज को यदि समानुभूति की सीख देनी है तो आप ऐसे उपन्यास लिखे जा सकते हैं जो समाज पर आधारित हो, ठीक है। तो इस तरीके से 5 बिंदुओं में आप समानुभूति का विकास जो है वो आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि समानुभूति से संबंधित कुछ शोध किए गए थे, उनके कुछ परिणाम आए थे, इसे ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। पहला यदि हम देख लें तो जेफरसन स्केल ऑफ फिजिशियन के अनुसार देख लेते हैं उन्होंने क्या निष्कर्ष इसमें दिया था। तो इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो महिलाएं होती हैं उनमें समानुभूति का विकास ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो पुरुष होते हैं उनमें अपेक्षाकृत कम होता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, समानुभूति का विकास होता रहता है। तो ये 2 बिंदु हैं आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है, जेफरसन स्केल ऑफ फिजिशियन, ये ध्यान रखें। दूसरा देखते हैं तानिया सिंगर, ठीक है। तो इसमें तानिया सिंगर में देख लेते हैं कि एफएमआरआई तकनीक का प्रयोग इसमें किया गया था, ठीक है। तो एफएमआरआई होता क्या है, तो ये फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, ठीक है, इमेजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, एफएमआरआई। तो इसमें क्या लिखेंगे, फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इसमें ये होता है इसका फुल फॉर्म, तकनीक का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें भी सेम चीज़ बताई गई थी कि महिला और पुरुष का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और कोई दुख या दर्द का मामला हो तो उसमें होता क्या है कि महिलाओं में जो समानुभूति होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें, इसमें किया गया। और अन्य कुछ शोध किए गए थे, इसमें ये बताया गया था कि 2 वर्ष की उम्र में समानुभूति का विकास नहीं होता, पहला बिंदु हो गया। दूसरा ये बताया था कि जो 2 से 7 है, 2 से 7 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें थोड़ा सा विकास होता है, हल्का विकास होता है। और होता क्या है, इसमें यदि पारिवारिक माहौल सही है तो इसमें विकास होगा, और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से इसमें विकास हो सकता है। तो 2 बिंदु हैं, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है कि 7 से 12 वर्ष की आयु में विकास होता है, और इसके साथ साथ जीवन पर्यंत आपका जीवन भर आपका विकास इसमें होता रहता है, ठीक है। और अगला यदि बिंदु देखें तो प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है, जब आप किसी विभाग में जाएंगे या स्कूल में पढ़ेंगे तो उस समय जब प्रशिक्षण होगा आपका, ठीक है, तो उसके माध्यम से भी समानुभूति का विकास इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इसमें शोध तक हम लोगों ने कर लिया है, शोध के कुछ परिणाम। अभी जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि समानुभूति के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि समानुभूति और सहानुभूति, एम्पैथी,
ठीक है। इम्पैथी और सिंपैथी दोनों में क्या अंतर होता है, इसका ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो सक्रिय श्रवण की जो भूमिका है, जो एक बिंदु रह गया था, एक प्रश्न आया था ये पिछले विगत वर्षों में, तो वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे कि किस प्रकार उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके इसमें हो जाएंगे। समानुभूति आपने देख लिया, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं पहले पेज पे कि समानुभूति होती क्या है, एक क्षमता या योग्यता होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति की, जिसमें दूसरे व्यक्ति की स्थिति या भावनाओं को स्वयं से जोड़ना। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, और इसमें इस गहन सामवेगिक समझ का इसमें अहम रोल होता है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, उदाहरण की भी यदि बात कर लें, एक छोटा सा उदाहरण इसमें देख लेते हैं कि मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं उसमें, ठीक है, और कोई ऐसा केस हो जाता है कि इसमें मान लीजिए कि कोई किसी की माँ का निधन हो जाता है, और उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी माँ का निधन पहले नहीं हुआ है। ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी माँ का निधन पहले हो चुका है। तो जो एक व्यक्ति है जिसकी माँ का निधन हो गया है, उसमें क्या होगा कि समानुभूति उस व्यक्ति में ज़्यादा होगी जिसकी माँ का निधन पहले हो चुका है, और जिस व्यक्ति की माँ का निधन नहीं हुआ है, जिस बच्चे की, उस पर जो है समानुभूति उतना अच्छे तरीके से प्रभावशाली नहीं होगी। केवल वो सहानुभूति के रूप में ये बता सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, पर समानुभूति उस व्यक्ति में ज़्यादा होगी जिसने उस समय उस परिस्थिति का, उस माहौल का, जिसने पहले अनुभव किया हो। इसी प्रकार यदि ये लोक सेवा में अभी आप देख लें तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक नया अधिकारी जाता है और एक पुराना अधिकारी होता है, और एक एक और उसमें पहले से एम्प्लॉय पहले से ही रहता है, तो उसमें होता क्या है कि जो पुराना एम्प्लॉय होता है उस पर पहले से ये समझ होती है, तो नया जब एम्प्लॉय कोई गलती करता है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जो पुराना एम्प्लॉय है जिसने उस परिस्थिति को पहले से देखा हुआ है, अगर वो उससे नए वाले एम्प्लॉय से यदि कोई गलती हो जाती है, तो वो उसको समानुभूति के आधार पर ही, उसी एम्पैथी के आधार पर वो ये बता सकता है कि नहीं, ऐसी चीज़ पहले भी मेरे साथ हुई थी, तो इस तरीके से ये घटना इसने गलती से की है। ठीक है, तो उस तरीके को आप देख सकते हैं कि लोक सेवा में भी इसी तरीके से एम्पैथी के आधार पे भी आप, क्योंकि एम्पैथी आपको समझना आवश्यक होगा, क्योंकि आपको समाज के साथ अपने जो आपका संगठन है, जिसके लिए आप काम करेंगे जाकर, उसके लिए भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो समानुभूति हमने देखा आज, इसके साथ साथ कल के जो बिंदु हैं मैंने आपको बता दिए हैं, तो कल बात करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, यदि आपको समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जिन लोगों को आवश्यकता है शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।